हेलो एवरीबॉडी। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का यूनिट 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं विच टॉक्स अबाउट द ट्रेजर। ठीक है, एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। हमने पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई बेट यू that this PDF is of 62 pages, and if you complete this PDF you will definitely see 2 questions in exam from this PDF 110%. ठीक है, my background, I am Rishika Binani, 4 times UGC NET qualified in a row. ठीक है, आज मैं ट्राई करूंगी इस ट्रेजर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने का आप सबके साथ। द आइडिया इज नॉट टू गो सो मच इन डिटेल कि आप समझना ही भूल जाओ और आप लर्न ही ना कर पाओ। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्रिस्प तरीके से लर्न करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज ABC academic banks of credit. When we talk about academic banks of credit, it is an initiative under NEP. NEP again extremely important topic. कब आया था? 2020 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा है, सबसे पहले NEP आया था 1968 में, उसके बाद सेकेंड आया था 86 में, और उसके बाद अब आया है 2020 में। अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको पता है कि 99% अगर आपके ऊपर NEP पे क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ ना आ रहा हो आंसर क्या होगा, तो 1986 पे टिक कर देना। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और बहुत चांसेस हैं कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बट नेवर माइंड, राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू NEP 2020 का अकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो NEP से बन सकता है वो ये कि NEP ने एक स्टीयरिंग कमिटी बनाई है। स्टीयरिंग कमिटी, दिस कमिटी इज वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। NEP बन तो गया, प्रोग्राम बन गया, प्लान बन गया, अब इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो स्टीयरिंग कमिटी है वो NEP के इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है महाराष्ट्र में, मुंबई में। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि परसों ये न्यूज़पेपर में भी आया था और ये कमिटी मेंशन्ड थी। सो यहीं से हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। एनी विच वेज, नाउ मूविंग ऑन टू अकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये एक बैंक का काम करता है। बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट्स करना और उन पैसों को वापस इशू भी कर देना। ये क्रेडिट्स को डिपॉजिट करता है और जब आपको काम है, जब आपको ज़रूरत है, तब वो आपको इशू कर देता है। सो सिंपली इफ आई टेल यू, इन नियर फ्यूचर क्या होगा, अगर आपने BCom की डिग्री की, लेट्स से BCom के पॉइंट्स है 20, तो आपको डिग्री करने के बाद आपके ABC अकाउंट में 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आपने एक और डिग्री की जिसका पॉइंट्स है 30, तो आपको वो डिग्री अटेन करने के बाद 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आप चाहते हैं तो इन 50 पॉइंट्स को से देख लीजिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। हो सकता है आपने BCom और MBA किया है जिससे आपको 50 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन आपको ये डिग्री नहीं चाहिए। आपको लेट्स से डिग्री चाहिए BMS की। BMS की डिग्री 45 पॉइंट्स की है। आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, आपके पास कितने पॉइंट्स पड़े हैं? 50 पॉइंट्स। आप वो BMS को की डिग्री को अचीव कर सकते हैं ये 45 पॉइंट्स को यूज करके। ठीक है, तो ये एकदम बैंक्स जैसे काम करता है जिसमें आपके पॉइंट्स डिपॉजिट होते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम ध्यान से पढ़ते हैं NEP 2020 के अंदर ABC को। इट इज डिजाइंड टू एनहांस द फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन एंड प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? अगर मान लो BCom एक 3 इयर्स का कोर्स है, अब इसमें भी ना पॉइंट्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर किया तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, आपने 2 साल किया तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ऑल 3 इयर्स किया तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और पॉइंट्स एक्यूमुलेशन की बात करता है। इट ऑल्सो गिव्स यू मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स। आपने फर्स्ट 2 इयर्स BCom के कर लिए, अब आपकी शादी हो गई
एंड योर लाइफ मूव्ड ऑन एंड ऑन। अब आपको कई साल बाद सोचा कि यार बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप सीधा 3rd ईयर ऑफ बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से एबीसी की हेल्प से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग्स, आप बैचलर्स किसी और चीज़ में करो, मास्टर्स किसी और चीज़ में करो, या आप जब अपना 11th-12th में डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को इकोनॉमिक्स के साथ चूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एबीसी के बारे में की डिटेल्स जिस पे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। ये कब लॉन्च हुआ? जुलाई 2021 में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूजीसी ने फर्दर बोला कि इसे इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमने ऊपर डिस्कस किया। आप डिसकंटिन्यूड लर्निंग कर सकते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करता है, ठीक है। कभी कभी बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते थे, अब कंटिन्यू नहीं हो पा रही, और फिर एक गैप आने के बाद वो कभी उसे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते थे। पर ये पॉजेस को एम्ब्रेस करता है कि ठीक है, अगर पढ़ाई में पॉज आ गया तो कोई बात नहीं, क्रेडिट्स अर्न कर लो और फ्यूचर में इन क्रेडिट्स को यूज कर लेना और आगे कंटिन्यू कर लेना, या मे बी आप कोई सर्टिफिकेट या डिग्री ले लेना। ये मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को इंकरेज करता है। हम डिस्कस कर चुके हैं डाइवर्स फील्ड्स में लर्निंग। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अलोंग विद पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट आता है डिजिटल रिपोजिटरी, ठीक है। जो पहले प्रॉब्लम होती थी ना, फेक सर्टिफिकेट गुम गया, इशू नहीं हो रहा, ये सब को खत्म कर देगा। इट्स लाइक अ रिपोजिटरी जो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलेगा कि आपने कब क्या क्या किया और कितने पॉइंट्स अवेल किए। इसके बाद आता है इसके कई की फीचर्स। अब ये वो टर्म्स हैं जो आपको एमसीक्यू के ऑप्शंस में देखने को मिलती हैं और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला है क्रेडिट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो एबीसी एक ऐसा अकाउंट है जो स्टूडेंट की लाइफ में उसको जो जो भी अकेडमिक क्रेडिट्स मिलेंगे उन सब को आप एक साथ एबीसी अकाउंट में देख सकते हो। हम इस वीडियो में आगे डीजी लॉकर भी पढ़ेंगे, वो भी एक्यूमुलेशन का ही काम करता है, और उस पे 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अभी हम नीचे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद सेकंड आता है क्रेडिट ट्रांसफर। अब मानो मैं पहले एक्स कॉलेज की स्टूडेंट थी, अब मैंने हायर एजुकेशन के लिए वाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो बहुत बार मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी डिग्रीज, मेरे अचीवमेंट्स एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर नहीं हो पाते या बहुत टाइम लग जाता है। अब बिकॉज मेरा अकाउंट है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हैं, ऑल द वाई कॉलेज हैज टू डू इज मेरी एबीसी अकाउंट की आईडी को लेगा और उसे एक्सेस करेगा और उसको क्लियरली पता चल जाएगा मैंने क्या कोर्सेज किए, क्या क्रेडिट्स अचीव किए, कब कब किया। तो क्रेडिट ट्रांसफर करना बहुत ही इजी और सीमलेस हो गया है। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट रिडम्पशन, ठीक है। मैं मेरे इन पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर करके एक पॉइंट पे जाके उसे रिडीम कर सकती हूँ। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि पीएचडी के लिए 5000 पॉइंट्स हमने रख लिए। अब मैंने बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारी सर्टिफिकेट्स किए और मैंने 5000 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लिए। मैंने कोई भी डिग्री जो अभी तक की उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया, सिर्फ पॉइंट्स को ऐड करती गई। अब जब वो 5000 हो गए, मैं उसे रिडीम करना चाहती हूँ और उसके अगेंस्ट मैं अपनी पीएचडी डिग्री लेना चाहती हूँ। दिस इज क्रेडिट रिडम्पशन। एंड लास्ट पॉइंट आता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। इस एबीसी अकाउंट का ऐसा नहीं है कि 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद रिन्यूअल है। वंस यू मेक दिस आईडी, ये लाइफ टाइम ऑफ द यूजर वैलिड रहती है। दिस इज लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, तो इट इज मैनेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक डीजी लॉकर, जो मैंने अभी मेंशन भी किया था, अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन दोनों के पास एबीसी पोर्टल होगा, ठीक है।
आप अपनी एबीसी आईडी को ओपन करके एज अ स्टूडेंट भी देख सकते हैं आपको क्या क्या अचीवमेंट्स क्रेडिट्स मिले हैं, बट आप एज अ स्टूडेंट उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। सिर्फ कॉलेजेस के पास ये एक्सेस होगा कि वो आपके अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, उसमें नए पॉइंट्स क्रेडिट कर सकते हैं या पुराने पॉइंट्स को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ स्टूडेंट यू विल जस्ट बी द व्यूअर ऑफ दैट अकाउंट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, और ये नेशनल लेवल क्रेडिट रिपोजिटरी है, थ्रू आउट द कंट्री हर जगह क्रेडिट पॉइंट्स वैलिड माने जाएंगे। यहां पर हमारा एबीसी अकाउंट खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलूंगी, स्टडी, दैट इज स्टडी वन एबीसी आईडी। स्टडी करो उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने लेटर्स हैं, वो कैसे बनाई गई है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हैं आज के लिए, विच इज शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा की टैगलाइन है अ रिजर्वर फॉर इंडियन थीसिस। अब आप लोगों ने शोध गंगा भी पढ़ा होगा, सुना होगा, और शोध गंगोत्री भी सुना होगा। इन दोनों की टैगलाइन से आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शोध गंगोत्री है अ रिजर्वर फॉर इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। हम बहुत बार बोलते हैं कि मैंने रिसर्च किया, शोध गंगा से लिया या शोध गंगोत्री से लिया, और हमें लगता है एक ही बात है। नहीं, अगर मैं एक थीसिस बना रही हूँ, या मैं एक डेजर्टेशन कर रही हूँ, या मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, जब वो इन प्रोग्रेस है, जब मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया, तब मैं उसे शोध गंगोत्री में जाके पोस्ट कर सकती हूँ, सबमिट कर सकती हूँ। बट वंस दैट रिसर्च पेपर और थीसिस और डिजर्टेशन इज कंप्लीटेड, उसके बाद वो मैं शोध गंगोत्री की जगह शोध गंगा में जाके पोस्ट कर सकती हूँ। विच ऑल्सो मीन्स दैट जब वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं उसे शोध गंगोत्री में डालूंगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसे शोध गंगा में जाके पब्लिश कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, सबमिट कर दूंगी। ये इंडियन थीसिस का रिजर्वर है, ये थीसिस इन प्रोग्रेस का रिजर्वर है। ये इसके अंदर का मेन डिफरेंस है जो आपको टैगलाइन से समझ आ रहा है। अब हम शोध गंगा को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका पर्पस तो हमें समझ आ गया, थीसिस को पब्लिश करना, एकेडमिक कम्युनिटी को इकट्ठा करना, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। इनफ्लिप नेट सेंटर ने शोध गंगा को लॉन्च किया है अंडर यूजीसी। इनफ्लिप नेट अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नीचे पढ़ेंगे। इसके की फीचर्स क्या हैं? ये थीसिस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, थीसिस या डिसर्टेशंस को इलेक्ट्रिक फॉर्म में सबमिट करता है। इसका ओपन एक्सेस होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। कोई भी इन रिसर्च थीसिस को, डिसर्टेशंस को एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। ये एंकरेज करता है एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स लाइक उरकुंड। एक बार एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स पे क्वेश्चन आया था और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय शोध गंगा। तो शोध गंगा, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है बोलता है कि उरकुंड को ही यूज करो। यू कैन यूज other softwares, you can use I would not promote any software here, but you can use any software, but it supports the software जो plagiarism detection very high रखता हो। ठीक है, जो बहुत अच्छा plagiarism detect करता हो। इसका बेनिफिट सारे स्कॉलर्स को मिलता है, सारे कोलैबोरेटर्स को मिलता है, आपके और मेरे जैसे रिसर्चर्स को मिलता है, जो वहां जाके बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि आप शोध गंगा की वेबसाइट पे एक्चुअली जाएं, उसे यूज करें। जितना यूज करके आप समझ पाएंगे उतना थियोरेटिकली नहीं पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोध गंगोत्री, जिसकी टैगलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इन प्रोग्रेस रिसर्चर्स को रिसर्चेस को अपने पास एक्यूमुलेट करता है। इसका पर्पस क्या है कि आपकी जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ताकि दूसरे लोगों को पता हो व्हाट इज ऑलरेडी डन एंड व्हाट दे हैव टू फोकस ऑन। ठीक है,
This is also launched by InflipNet Center in coordination to UGC. इसका कीवर्ड ये प्री सबमिशन पे ध्यान देता है ताकि कोई डुप्लीकेशन वगैरह ना हो सके. ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स भी ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन है. और आप एक बार आपके सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गए तो आप शोध गंगोत्री से उन्हें शोध गंगा में ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीजी लॉकर पे. डीजी लॉकर, सो व्हेन आई से दैट आई एम 4 टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड, मैं एक बार एक पेपर में बैठी थी और ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन आया था डीजी लॉकर की टैगलाइन पे. पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, इसकी टैगलाइन है योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर. मैंने डीजी लॉकर खुद यूज किया है और मुझे कहीं ना कहीं इसकी टैगलाइन पता थी कि इट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर. 4 ऑप्शंस जो उस टाइम हमारे सामने आए थे वो थे माय डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, देयर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, ऑल डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर. अगर आप देखें तो कितने ज्यादा प्रॉक्सिमेट ऑप्शंस आए हुए हैं. अगर आपने एग्जैक्टली ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप इसके ऑप्शन को टिक ही नहीं कर पाएंगे. इसीलिए अब हमें फ्रेंड्स ये याद रखना है कि डीजी लॉकर की टैगलाइन है योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर. ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि स्टोर करता है, एक्सेस करता है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को और सर्टिफिकेट्स को. इट इज नॉट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आप ऊपर पढ़ रहे थे शोध गंगा और गंगोत्री में. इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. डिजिटल इंडिया एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है जिसके बारे में जरूर पढ़ के जाना. इसके की फीचर्स क्या हैं? ये आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह को स्टोर करता है. हमने ऊपर पढ़ा था कि ABC क्रेडिट वर्क करता है along with DG Locker and now you know why. ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रियल टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डिजिटल सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता है. आप डीजी लॉकर से सिग्नेचर अपना ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करता है और बहुत ही कन्वीनियंट और पेपरलेस मोड में आपको लेकर जाता है. ऊपर हमने शोध गंगा और शोध गंगोत्री में मल्टीपल टाइम्स इनफ्लिबनेट के बारे में पढ़ा. इसके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है. इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. ठीक है, ये 1991 में बना है. ये 1991 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात में. इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूजीसी जो प्रमोट और सपोर्ट करती है एकेडमिक और सारी रिसर्च इंफॉर्मेशन को. हम डिटेल में देखते हैं ये क्या है. सबसे पहले इनफ्लिबनेट सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना. तो ये सब इंस्टीट्यूट्स को कहती है कि ई रिसोर्सेज अपलोड और मेंटेन करो. सेकंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना. ठीक है, ताकि आपकी सारी जो रिपोजिटरीज हैं, जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो डिजिटल फॉर्म में रहें. थर्ड, नेटवर्किंग. ये हाई स्पीड नेटवर्किंग में बिलीव करती है. That knowledge and information should be disseminated from colleges and universities to students at extremely high speed. Fourth, capacity building. ये प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स को कनेक्ट करती है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से. इसके मेजर इनिशिएटिव्स शोध गंगा, शोध गंगोत्री, EPG पाठशाला, एनलिस्ट, UGC इन्फोनेट, विद्वान, IRINS, ई शोध सिंधु,
अब बहुत ध्यान से आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना, एटलीस्ट आपको इन सब की फुल फॉर्म और की रीजन पता होने चाहिए। शोध गंगा शोध गंगोत्री हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रही। ईपीजी पाठशाला जो है वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करती है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। एक बार एनलिस्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है। इट इज नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। यूजीसी इन्फोनेट एक डिजिटल लाइब्रेरी है, अगेन ई रिसोर्सेज के लिए। विद्वान पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ई विद्वान जो है ना वो साइंटिस्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो डिस्कवरीज को एक ऑनलाइन एक्यूमुलेटेड प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। IRINS जो है वो इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम है, जो फैकल्टी प्रोफाइल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को एक साथ रेप्लिकेट करता है, एक साथ डिस्प्ले करता है। और ई शोध सिंधु जो है, जिसके बारे में हम और डिटेल में देख लेंगे। सो दीज आर द मेन इनिशिएटिव्स टेकन बाय InflibNet. Very important to study the full form, the main idea, और अगर आपको years पसंद है तो ज़रूर देखना कि in which year has they come. ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ट्रेजर में से, वो है एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम इंस्टीट्यूट्स और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा। अभी लास्ट 2024 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, जहां पर लेफ्ट साइड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में मेंशन था, और राइट साइड एक कीवर्ड से आपको मैच करना था, कि आपको पता चल जाए कि ये तक्षशिला करता है और ये नालंदा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। Guys, I am not somebody who would take a lot of time of yours. Very crucial time, 1.5 month for you to prepare for UGC NET and achieve it in this June-July attempt only. टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट कंसिडर कि ये एंटायर पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है। हमने बनानीज अकेडमी में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को 4 मेजर पीडीएफ में डिवाइड किया है, और ये 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर या पर्सनल मैसेज करके बता दीजिए। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो मैं इसका पार्ट 2 रिलीज़ करूँगी, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी रिलीज़ कर दूँगी, ओनली इफ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू सो मच. You were right now attending Rishika Benani's class, and I am 4 times UGC NET qualified. I've qualified it in commerce and management both. Thank you. If you are interested, you can contact us on this number for innovative interactive sessions. All our classes are live. We have students from various part of India, Bangalore, Delhi, Bombay, छोटे शहरों से भी हैं. All you need to do is a call, and you're one call away from the best resources and guidance that you need to clear this exam. Thank you.